हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर बीपीएससी में अब तक फ़िज़िक्स के जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं आज हम लोग उसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग साइंस का ही वीडियो लाएंगे इसका। तो अभी फ़िज़िक्स का भी देखते हैं इस वीडियो में, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी देखेंगे, ठीक है। तो गाइस मुझे ये कहना है कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग का टाइम वेस्ट होगा तो सॉरी उसके लिए पहले ही। मैं जो भी कोई वीडियो बनाती हूँ, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे होता है, मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, ठीक है। और वीडियो बनाने में मेहनत भी लगता है ना, ऐसे नहीं बन जाता। वीडियो बनाने में मेहनत करते हैं हम, वीडियो बनाते हैं आपके लिए ताकि आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए। तो आप लोग वीडियो देखते हो बट कमेंट नहीं करते हो। कमेंट, अगर आपको वीडियो नहीं भी अच्छा लगा है ना, अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम भी लग रहा है, आपको लग रहा है मैं सही से नहीं पढ़ा रही हूँ या कुछ समझ में नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके अप्रिशिएट कीजिए, इससे अच्छा लगता है ना। लगता है कि हाँ मेहनत काम आया है। और अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ वो भी बताइए, ताकि हम लोग दिमाग में इस बात को रखें कि हाँ ये चीज़ गलत हो गया था, तो नेक्स्ट टाइम इसको सुधार करेंगे। तो ये चीज़ें ना मुझे बोलना था, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए, ठीक है। बस यही बोलना था, सॉरी थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस देखना फ़िज़िक्स के। बीपीएससी में अब तक जितने भी फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन किसमें नहीं पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन हमारा हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। और हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है ये तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी याद रखिएगा, ये डाटा भी। नेक्स्ट है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। और एक सामान्य मनुष्य जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है, एक सामान्य मनुष्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है ये किस चीज़ के बने होते हैं। तो घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रयोग होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं, SiO2 के बने होते हैं। नेक्स्ट, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, अभी देखा हमने पहले वाले क्वेश्चन में। हर्ट्ज में आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई वॉट होती है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय ना। ओके, नेक्स्ट है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा बताना है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम की जो तरंग दैर्घ्य सीमा होती है ना, ये कितनी होती है। तो इसका दृश्य स्पेक्ट्रम का जो है ना कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित नहीं किया गया अभी तक, ठीक है। लेकिन हाँ, एंगस्ट्रॉम में इसका मान बताया गया है कि 3200 से लेकर के 8600 एंगस्ट्रॉम ना। तो देखिए ऑप्शन में 3200 से लेकर 8600 तो नहीं है, बट इसके बीच का डाटा दिया गया है। ये इसके बीच का डाटा है ना, 3200 से लेकर 8600 के बीच का डाटा। तो हमारा आंसर ये होगा। देखिए इसमें बीपीएससी क्या है कि ई ऑप्शन भी देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो हमने पढ़ा था 3200 से 8600 तक, तो यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं मार के चले आते। बट ऐसा नहीं है, आयोग ने इसका आंसर बी माना था, 3900 से लेकर 7600 तक। मतलब कि बीच का कुछ तो वैल्यू दिया है ना, बीच का रेंज दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर ये आयोग ने माना, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, आयोग का आंसर है ये, ठीक है। तो वो कैसे आया ये मैं बता रही हूँ कि उसके बीच का रेंज दिया हुआ है, इसलिए आयोग ने इसको आंसर माना। अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो शायद इसका आंसर उपयुक्त में से कोई भी नहीं होता। नेक्स्ट है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है। तो सौर विकिरण जो है ये 400 से 700 नैनोमीटर परास में दिखाई देता है। नेक्स्ट, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई होती है न्यूटन पर वर्ग मीटर। न्यूटन पर
वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर दाब की इकाई होती है। इसको पास्कल भी कहते हैं। और दाब जो है, दाब क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट है दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक अभी हमने पढ़ा न्यूटन पर वर्ग मीटर, और यहाँ ऑप्शन में कोई भी नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है। अदिश राशि, दाब एक अदिश राशि है, हमने पढ़ा। और बल, वेग और त्वरण जो है ये सदिश राशि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो विकृति जो है ना, इसका मात्रक नहीं होता। विकृति एक विमाहीन राशि है, तो इसका कोई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट, सही कथन को चूज करना है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम है, ये तो गलत है। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। और लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी से ज़्यादा होता है, सही है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, तो बैगनी का तो सबसे कम होता है ना, तो हरे से ज़्यादा कैसे हो जाएगा, गलत। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले से ज़्यादा होता है, ये भी गलत। बैगनी का सबसे कम होता है, हर रंग से कम। तो ये सारे ऑप्शंस कट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा है ये न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस परमाणु का केंद्रक होता है। नेक्स्ट है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो किसी ठोस का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो लाइक करिए, ठीक है। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, और शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या है, आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित तथा अनावेशित दोनों है, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो कॉस्मिक किरणें जो है ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आवेशित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। तो 2G स्पेक्ट्रम जो है इसमें अक्षर G जनरेशन के लिए, यानी कि पीढ़ी के लिए प्रयुक्त होता है, जनरेशन। नेक्स्ट है रडार का आविष्कारक कौन था। रडार का आविष्कार किसने किया था, रॉबर्ट वाटसन ने किया था। नेक्स्ट, गॉड पार्टिकल क्या है। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान है। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी परिकल्पना कब की गई थी, 1964 में की गई थी, लेकिन इसका प्रायोगिक सत्यापन कब किया गया था, 14 मार्च 2013 को किया गया था। तो गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसान, गॉड पार्टिकल। नेक्स्ट, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। नेक्स्ट, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी, ये तो सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट है, 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। तो -3 मिलीमीटर, तो पावर में पावर जब माइनस में होता है तो उसको जब हम लोग नीचे लाते हैं तो ये 1/3 है, तो 30, जितना पावर ये होगा उतना डिजिट आ जाएगा। 3 है तो 30, तो 1/1000 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में जो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में पूछा, तो इसको चेंज करने का फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट = होता है 9/5C+32, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको लिख लीजिए, याद भी कर लीजिए, याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर डाटा चेंज हो गया तो फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप बना लेंगे। तो इस फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। तो सेल्सियस की जगह हम लोग यहाँ 40 लिखेंगे, ठीक है, 40 लिखेंगे। तो 5 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो 9 8 जा 72 और प्लस इधर 32 है, ठीक है। 2 2 4 और 7 3 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। खिचड़ी टाइप हो गया, पता नहीं समझ आया या नहीं। फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ, F = 9/5C+32, खुद से निकाल लो अगर समझ नहीं आया जिनको। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। पदार्थों का मिश्रण है तो उसमें पदार्थ को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है लोलक की कलाविधि किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर या तापक्रम के ऊपर? तो लोलक की जो कलाविधि होती है ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है बल किसका गुणनफल है? फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, सबने पढ़ा होगा 10th क्लास में, F = ma, यानी m से मास, मास मतलब द्रव्यमान, और a से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो त्वरण को ज्ञात करने का सही सूत्र पूछ रहा है, यानी एक्सेलरेशन, ए को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो A = b - u/t होता है। ये तो मतलब 10th क्लास में ही हम पढ़ते हैं, 9th 10th से ही पढ़ने लगते हैं ना। A = b - u/t 10th में तो सबने पढ़ा होगा, 10th में फिजिक्स। तो A = b - u/t त्वरण का सूत्र होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि अदिश राशि बताना है। ठीक है, तो आयतन जो है वो अदिश राशि है, यानी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि विस्थापन, वेग और बल सदिश राशि। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी, जो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी बतलाती हैं। ठीक है, और अदिश राशियाँ वो हैं जो सिर्फ परिमाण बताती है, दिशा नहीं। आयतन क्या है? आयतन में हम लोग परिमाण निकालते हैं, आयतन दिशा नहीं बता सकता है ना, तो आयतन सदिश राशि नहीं है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ का संवेग और वेग का अनुपात, ठीक है, इससे किस भौतिक राशि का पता चलता है? तो संवेग यानी संवेग जो है, संवेग को हम लोग mb लिखते हैं, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, और वेग का अनुपात, वेग को वेलोसिटी ना, तो v कट जाएगा, बच गया m। तो क्या आएगा? m मीन्स द्रव्यमान। समझ में आया? संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग जो है, संवेग का देखिए, संवेग का फॉर्मूला होता है m इंटू भी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, और वेग तो v है, तो इसका अनुपात बोल रहा है ना, तो भी से भी, ऊपर भी v है, नीचे भी है, ऐसे काटा है, भी से भी कट गया, बचा क्या? m मतलब द्रव्यमान प्राप्त हुआ हमें। तो वही क्वेश्चन बोला है कि संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान प्राप्त होती है। देखो, रट्टा मार के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट समझ के समझोगे तो, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन में अगर यहाँ पे चेंजेस भी कर देंगे तो आपसे बन जाएगा। अगर रट लोगे संवेग वेग का अनुपात द्रव्यमान होता है, तो अगर क्वेश्चन कभी चेंज करके पूछ दे तो आप नहीं बना पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन में कितना भी चेंज आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बना लोगे। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना है? 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। नेक्स्ट, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। -12 ग्राम को 1 पिकोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा? अगर आप लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर जो आपके द्वारा बल लग रहा है वो कितना लगेगा? ठीक है, तो देखिए लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के तौर, लिफ्ट जो है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण के साथ जो है नीचे आते समय उसका बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। व्यक्ति का दबाव उस पर नहीं पड़ता है, तो उस समय फर्श पर जो है व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल शून्य होता है। ठीक है, ओके, हाँ, इसका आंसर बी है। क्वेश्चन आंसर सब ढका हुआ है, ऐसे देखते हैं। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा लग रहा बल वो कितना होगा? तो लिफ्ट में जब हम खड़े होते हैं तो लिफ्ट जो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ नीचे आ रहा होता है, तो जब वो नीचे आ रहा होता है तो नीचे आते समय क्या होता है कि व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है लिफ्ट के ऊपर, तो बल क्या होगा? शून्य होगा ना, तो नीचे आते समय शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन, और भी ऑप्शन देखिए तो यहाँ है कि लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड त्वरण के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, ऊपर जाते समय शून्य नहीं होगा,
क्योंकि ऊपर जाते टाइम दबाव मतलब फोर्स लग रहा है तभी ऊपर जा रहा है इंसान, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है कि किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा, ऐसा नहीं है, ये भी गलत। लिफ्ट त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि जब लिफ्ट नीचे आ रहा होता है तो उस पर दबाव शून्य होता है, फोर्स नहीं लगता है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है। वायु में जो ध्वनि तरंग होती है ये अनुदैर्ध्य होती है, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, ये हमने पढ़ा वॉट, विद्युत शक्ति की इकाई वॉट होती है। नेक्स्ट है टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो टरबाइन और डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए मैकेनिकल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली कितनी खर्च होगी। तो 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटे तक चले तो बिजली कितनी खर्च होगी, तो बिजली 1 यूनिट खर्च होगी। 1 यूनिट यानी 1 इकाई। 100 वाट का बिजली का बल्ब अगर 10 घंटे तक चलता है तो ये हो जाएगा 1000 वाट बाई घंटा, और इतना इसकल टू होता है 1 यूनिट। तो 100 वाट का बिजली का बल्ब अगर 10 घंटे तक चलेगा तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। नेक्स्ट है एक सामान्य शुष्क में विद्युत अपघटय क्या होता है। एक सामान्य शुष्क में अमोनियम क्लोराइड जो है या जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटय के रूप में कार्य करता है, अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट है डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मैकेनिकल ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में क्या होता है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। और हमने पढ़ा डायनेमो क्या करता है, डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये याद रखिएगा, डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है और मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा को एमीटर से नापा जाता है। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, सेम क्वेश्चन एमीटर से। देखिए 2018 में भी यही क्वेश्चन पूछा, 2019 में, तो क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। बीपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं जल्द से जल्द सारे सब्जेक्ट का वीडियो ला दूँ। आप लोग कमेंट करेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं जल्दी मेहनत करूँगी, ठीक है। क्योंकि जब अप्रिशिएट करता है ना कोई काम को, आपके मेहनत को, तो इंसान ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है। तो प्रकाश का जो 7 रंग होता है उसको एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग करके देंगे। अगर एक प्रिज्म रख देंगे हम लोग प्रकाश के बीच में तो वो यहाँ से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ओके नेक्स्ट, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है, यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी बराबर होता है 1 बाई लेंस की क्षमता यानी डायोप्टर। तो F इक्वल टू हो जाएगा +2 है ना, तो 1/2 F इक्वल टू 1/2, तो 1/2 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर आएगा। फिर से सॉल्व करते हैं इधर। फोकस इक्वल टू होता है 1 बाई लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर दिया है तो 2 हो जाएगा। तो 2 को जब हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.5 मीटर। और यहाँ पे तो ऑप्शन में मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। तो 0.5 को हम लोग जब 100 से गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा।
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्पेस कम है थोड़ा, इसलिए थोड़ा खिचड़ी टाइप बन रहा है। 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/2 को हम लोग 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर को हमने जब सेंटीमीटर में चेंज किया तो 50 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई जो है ये उत्तर की तरफ संकेत करती है, उत्तर की तरफ। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के ऊपर मिला था। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में। नेक्स्ट है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है। कमरे को ठंडा करते हैं संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा का तापमान जो है वो कम हो जाता है, तो कमरा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए जो तार प्रयोग करते हैं वो टीन और शीशे के मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट है अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का क्या लक्षण है। शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट है ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों। तो जब ठंड का मौसम होता है तो लोहे या लकड़ी के गुटके को जब हम लोग छूते हैं तो लोहे का गुटका बहुत लोहा ठंडा लगता है ना। क्यों लगता है ठंड के टाइम में और ज़्यादा ठंडा लगने लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ये ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। लकड़ी ऊष्मा का अच्छा सुचालक माना जाता है, लेकिन लोहा जो है वो लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का चालक अच्छा नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या कर सकते हैं हम लोग। कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, या कमरे को ना तो गर्म कर सकते हैं ना ठंडा। तो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा, अगर कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे तो कमरे को हम थोड़ा गर्म कर सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट है पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। जो पढ़ने में जो ग्लासेस काम आते हैं वो किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। तो उत्तल लेंस से बने होते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है 330 मीटर पर सेकेंड, ये याद रखिएगा। ध्वनि का वायु में वेग होता है 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। मतलब प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होती है वो तरंग और कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट है आकाश नीला लगता है, क्यों। आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लघु तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकर्ण होती है। लघु तरंग जो है ये दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होती है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है। तो ये तो रट्टा मार लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का घनत्व जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में निकालना है। अभी हम लोगों ने 40 डिग्री सेल्सियस का निकाला था, 50 डिग्री का हम लोग खुद से निकालते हैं फिर से। 40 डिग्री का हम लोगों ने निकाला था तो 104 आया था ना। अभी 50 डिग्री सेल्सियस का कैसे निकालेंगे, तो वही फार्मूला लगाएंगे, F=9/5 इंटू सी के जगह हम लोग 50 देंगे और प्लस 32। तो देखिए 10 टाइम कट गया, 90 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 32 2 और 9 3 12 122, ठीक है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगा। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो वर्षा की बूंद जो है वो गोलाकार होती है, क्यों।
तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद जो है वो गोलाकार होती है। नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? तो ये चंद्रमा के कारण आती है। महासागर में ऊंची जल तरंगें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा जब पृथ्वी से सूर्य की तुलना में, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से सूर्य की तुलना में ज़्यादा नज़दीक होता है, तो उसके आकर्षण बल के कारण जो है समुद्र की तरंगें ऊपर उठती हैं। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, पर द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, या ना द्रव्यमान बदलेगा ना भार बदलेगा। तो जब किसी पत्थर को चांद की सतह से जब पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार बदल सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है ऊर्जा का निर्माण। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, वो कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। पहले भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, वर्ष दीर्घतम कब होता है? मतलब दीर्घतम कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा वर्ष जो है अधिक वो प्लूटो पर होता है। प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है। इसका जो कक्षा का परिणाम काल होता है ये 248 पृथ्वी वर्ष होता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये बताना है। तो सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में लगता है 8 मिनट 31 सेकेंड, 31 या 33 सेकेंड, ऐसे 19 सेकेंड भी कहीं कहीं पे लिखा होता है। तो 8.5 सेकेंड मिनट हो जाएगा, 8.5 मिनट, मतलब 8 मिनट 19 सेकेंड। ज़्यादातर बुक में यही दिया है 8 मिनट 19 सेकेंड, तो 8.5 मिनट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में 8.5 मिनट लगता है। यहाँ ऑप्शन ई नहीं है, ये पहले का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप 19 से। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? इसमें देखिए 8.5 मिनट नहीं दिया हुआ है, यहाँ 8 मिनट दिया हुआ है। तो इसका आंसर आयोग ने ई माना था, क्योंकि 8.5 मिनट होगा। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे छोटा कौन है? बुध। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर का भाषा नहीं है? कंप्यूटर का भाषा कौन नहीं है? फास्ट कोई भाषा नहीं है। बेसिक, सी और फोर्टेन जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो फिलामेंट के रूप में बल्बों में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु में क्या क्या नाभिक में पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन है? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? वायु में रेडॉन नहीं होता है, बाकी हीलियम, आर्गन और नियॉन पाया जाता है। नेक्स्ट है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल जो है ये किसके मापन पर आधारित होता है? ये वॉट, बिजली का बल का मापन वॉट में किया जाता है ना, लोहे, वोल्टेज, एम्पियर में तो नहीं किया जाता है, वॉट में किया जाता है। कितना वॉट शक्ति का हमने पढ़ा था ना, वॉट होता है, तो केवल ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु है यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 92, और इसका परमाणु भार कितना है? 238.08। नेक्स्ट है, इंस्टेन 2A कब छोड़ा गया था? इंस्टेन 2A छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 ईस्वी को। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हम लोगों ने बीपीएससी में अब तक के फिज़िक्स के सारे क्वेश्चंस पूछे गए देखे हैं। ये आपका बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें काम आएगा, या 67th बीपीएससी के लिए भी आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए बीपीएससी का ये नियम है, वो क्वेश्चन रिपीट करती है। तो प्रीवियस ईयर देख लेना अच्छी बात है। आप अगर एक बार देख के रखोगे, 2-3 बार देखना चाहिए। पढ़ोगे, जितना रिवीजन होगा, क्वेश्चन याद होगा। तो आपने खुद भी अभी देखा कि रिपीटेड क्वेश्चंस थे। तो ये हमने फिज़िक्स का देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ गाइज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, प्लीज़ सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हमें अच्छा लगे। तो थैंक यू।